2014 से पहले अक्सर आप जब स्कूल्स में होंगे तो हम लोग डिस्कस करते थे वर्ल्ड वार। फेवरेट टॉपिक हुआ करता था हम लोग का। इसमें हम ये डिस्कस करते थे कि तीसरा वर्ल्ड वार होगा वो पानी के ऊपर होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वाटर के ऊपर वार कई बार हो चुके हैं। आज के वीडियो में हम ऐसे ही कोचाम्बा बोलिविया के बारे में बात करेंगे। 1999 दिसंबर से लेकर अप्रैल 2000 तक चलता है, जिसका जो सबसे बड़ा रीजन उधर की वाटर सप्लाई होते हैं, जिसमें 175 से भी ज़्यादा लोग इंजर्ड होते हैं, 6 से ज़्यादा कैजुअलिटीज होती है और 3 तरीके से किया जाता है। डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन करो, उसके बाद ब्लॉकेड, चक्का जाम कर दो और एंड में दंगे। 10 अप्रैल 2000 को सरकार को ये कानून वापस लेना ही पड़ता। इससे पहले बात करते हैं बोलिविया के बारे में। 1982 में बोलिविया अपनी तानाशाही या डिक्टेटरशिप को एंड करता और सिविलियन रूल को इम्प्लीमेंट करता पूरे देश के अंदर। डेमोक्रेसी भले आ जाती है लेकिन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं आती। इतना सुपर हाइपर इन्फ्लेशन होता है कि जो महंगाई होती है 25,000% तक ज्यादा बढ़ जाती है और कोई भी फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं। वही अगर हम वर्ल्ड बैंक की माने तो वर्ल्ड बैंक को भी भरोसा नहीं है कि अगर उन्होंने पैसा दे भी दिया तो सरकार चुका पाएगी कि नहीं। पुअर गवर्नेंस आर ऑफन टू प्लेग्ड बाय द लोकल करप्शन। नो सब्सिडीज शुड बी गिवन टू एमोडरेट द इंक्रीज इन वाटर टैरिफ इन कोचाम्बा। उसके बाद जब सरकार को कहीं से पैसा नहीं मिलता, हर जगह इकोनॉमिक क्राइसिस होती, तो वो एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आता है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर के साथ। अगुआस डेल तुनारी, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो अगुआस डेल तुनारी में ये होता है कि कोचाम्बा जो कि चौथी सबसे बड़ा शहर है बोलिविया का, उसके जो वाटर सप्लाई है पूरे वाटर वर्क्स को है प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, जिसमें जो 55% होगा वो ब्रिटिश फिल्म इंटरनेशनल वाटर्स का होगा और उसकी कई सारी सब्सिडीज कंपनीज का। इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन फिल्म का 25% होगा और ऐसी कई सारी बोलिवियन प्राइवेट कंपनीज का भी होगा। जब सरकार कोई अपनी चीज आपको देती है तो वो आपसे कोई कई सारी उम्मीदें भी करती है। जैसे कि सरकार का मानना था कि डबल कवरेज कर दिया जाएगा वाटर सप्लाई का, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन को भी और ज्यादा बेहतरीन किया जाएगा और ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई बढ़ाई जाएगी। उधर के प्रेसिडेंट जब प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो वो 2.5 बिलियन भले लेते हैं। वो ये भी कहते हैं कि वाटर और सैनिटाइजेशन सर्विस सारे ही कोचाम्बा के निवासियों को मिलेगी। उसी के साथ साथ कंपनी को 15% का एनुअल रिटर्न भी देना होगा। उसी के साथ साथ एक नया लॉ आता है, लॉ 2029। ये लॉ एक तरीके से ग्रीन कार्ड होता है उस कंपनी को जो एक मोनोपोली स्थापित करने की पूरी छूट दे देता है पूरे कोचाम्बा के अंदर कि वो हर तरीके की वाटर रिसोर्स का बिजनेस कर सके। इसमें जो सबसे ज्यादा परेशानी अगर कोई झेलता है तो वो किसान झेलते हैं और कंपनी पूरे कोचाम्बा के अंदर लोगों के घरों के बाहर वाटर मीटर इंस्टॉल करती है। और गौर फरमाने वाली बात इधर ये थी कि वो मीटर जो इंस्टॉल कर रहे थे उसका पैसा भी रेजिडेंट से ही ले रहे थे और कंपनी मोनोपोली इस हद तक खेल रही थी कि अगर आप ये सोचते हो कि ऊपर से जो बारिश हो रही है उसका पानी हम रेन वाटर कलेक्ट कर लेंगे और उससे हम फर्दर यूज करेंगे, तो आपकी छतों पे गिरता हुआ पानी को भी कलेक्ट करने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। और इस प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है जिसे सपोर्ट करते हैं वहाँ के किसान, फैक्ट्री वर्कर्स और कई सारी यूनियंस होती हैं जिन्हें लीड करती है ऑस्कर ओलिवेरा, जिनका जो सबसे पहला प्राइमरी पॉइंट यही होता है कि डिसएग्रीमेंट विद द लॉ 2029, जिसे शुरू में तो लोग पॉलिटिक्स कहते हैं कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, अपोजिशन की चाल है, जिसे राइट विंगर्स जो है वो प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर को सपोर्ट करते हैं और जो लेफ्ट विंगर्स होते हैं वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। नहीं, हम इंडिया की बात नहीं कर रहे कि राइट और लेफ्ट वाले अक्सर लड़ते रहते हैं, हम बोलिविया की बात कर। कंपनी एक अपनी अगली पॉलिटिक्स भी खेलती थी कि इधर तो पता चला जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको दबाने के लिए रेट हाइक जैसी चीजें कर देती और बदले में सरकार भी कोई कुछ ना बोल पाए तो उनके कई सारे प्रोजेक्ट्स वो फंड भी करती थी। कई बार ऐसा भी होता था कि हर महीने 25% तक का जो वाटर रेट थे वो बढ़ा दिए जाते थे और कंपनी की इस तानाशाही के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता। जनवरी 2000 में कोचाम्बा के अंदर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑस्कर ओलिवेरा, क्योंकि जो वाटर की तानाशाही चल रही थी वो सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि वो गाँव में भी चल रही थी और प्रोटेस्ट इतना बढ़ता जाता है कि लोग इसके अपोज में रोड्स को भी ब्लॉक करना शुरू कर देते और धीरे धीरे ये जो प्रोटेस्ट होता है वो बढ़ता जाता है। पियर्स वर्कर्स, शॉप
एम्प्लॉयज और स्ट्रीट वेंडर्स जैसे प्रोफेशनल्स भी इसको ज्वाइन करने लगते हैं। कई सारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करते, इसे सपोर्ट करते सिर्फ ताकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसे मल्टीलेटरल बॉडीज इसका ध्यान इस कंडीशन पर आ जाए। और एक अच्छा खासा अमाउंट जो सपोर्ट मिलता है वो उन बेघर लोगों से भी मिलता है जिनके पास खुद का घर तो नहीं है, लेकिन वो पानी के दम पे जिंदा थे और अब पानी भी प्राइवेटाइज्ड है। सरकार कोई डिसीजन ले इसलिए जो प्रोटेस्टर्स होते हैं वो 4 दिन की हड़ताल कर देते हैं, मतलब सारी चीजें कोचांबा के अंदर बंद रहेगी ताकि सरकार का ध्यान इस तरफ जाए। तो वही 4 फरवरी 2000 को जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके खिलाफ ट्रूप्स को उतार दिया जाता है और 2 दिन बहुत बुरी तरह क्लैश होता है, जिसके बाद जो पुलिस होती है वो टीयर गैस का इस्तेमाल करती है। 200 से भी ज्यादा प्रदर्शनकारी अरेस्ट किए जाते हैं, 70 से भी ज्यादा प्रदर्शनकारी और 51 से भी ज्यादा पुलिसमैन इंजर्ड होते हैं। बोलिविया के रोमन कैथोलिक सोसाइटीज या फिर उधर के जो चर्चेस है वो मीडिएट करने की कोशिश करते हैं इस सिचुएशन को। तो वही जो प्रोटेस्टर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि हमने 50,000 वोट्स डलवाए और 96% ने ये डिमांड किया कि अगस्त दल तुनारा को कैंसिल किया था। तो वही गवर्नमेंट दूसरी तरफ ये कहती है कि उसमें कोई नेगोशिएट करने की बात है नहीं और वो लोग इधर ही फेल हो जाते हैं। अप्रैल 2000 में जो प्रोटेस्टर्स होते हैं वो कोचांबा के सेंट्रल प्लाजा को अपने कब्जे में ले लेते हैं। दूसरी तरफ जो उनके लीडर्स होते हैं जो कि गवर्नर के ऑफिस में उनसे मिलने जाते हैं उन्हें उधर ही अरेस्ट कर लिया जाता है। अगले दिन उन्हें छोड़ दिया जाता है क्योंकि सरकार को ये डर होता है कि अगर इन्हें अरेस्ट कर लिया, ये बात लोगों के बीच चली गई तो प्रदर्शनकारी कोई किसी भी हद तक जा सकते हैं। जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं उनको अरेस्ट करके डिटेन किया जा रहा था ब्राजील के बॉर्डर पे किसी रिमोट एरियाज में। मतलब आप यही समझ सकते हो फार्मर प्रोटेस्ट या शाहीन बाग के जो प्रोटेस्ट होते हैं उन्हें तिहाड़ की जगह, दिल्ली की जगह अंडमान एंड निकोबार भेजा जा रहा था। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट होता है वो ला पास, औरारा और पोटोसिया जैसे शहरों के साथ साथ कई सारे रूरल एरियाज में भी फैलता चले जाता है। और जो प्रोटेस्टर्स होती है उनकी डिमांड बढ़ती जाती है। उनकी 2 डिमांड और बढ़ जाती है, एक होती है अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरी होती है इकोनॉमिक क्राइसिस। और सून ये भी देखा जाता है कि जो बोलिविया के हाईवेज होते हैं उन्हें जाम कर दिया जाता है, उन्हें कट ऑफ कर दिया जाता है देश से। इकोनॉमिक क्राइसिस भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो बोलिविया फेस कर रहा था। उस वक्त पुलिस के अंदर भी एक अंदरूनी विद्रोह शुरू हो जाता है, वो होता है उनकी सैलरी से रिलेटेड। जब तक उनके वेजेस को नहीं बढ़ा जाएगा वो काम नहीं करेंगे। बोलिविया के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो 90 दिन के लिए इमरजेंसी लागू कर देते हैं, जिसका वो रीजन कहते हैं पूरे देश को अलग अलग टुकड़ों में काटा जा रहा और एक इंटरनल सिविल डिस्टर्बेंस हो रही है। कई सारे मंत्री भी यही कहते हैं, वी फाइंड आवरसेल्फ विद इन अ कंट्री विद एसेस रोड्स टू सिटी ब्लॉक्ड with road shortages, passengers turned in quest picnic to take hold in other cities। आर्मी और पुलिस और जितनी भी फोर्सेस हैं उन्हें पूरी छूट दे दी जाती कि किसी भी लीडर को अरेस्ट कर सकते विदाउट एनी वारंट। इस दौरान फ्रीडम ऑफ प्रेस को बहुत बुरी तरह तबाह किया गया, रेडियो स्टेशन को काट दिया गया और हर चीज मिलिट्री ने अपने अंडर में ले ली। पेपर रिपोर्टर्स को अरेस्ट किया गया, 20 से ज्यादा लेबर यूनियंस और सिविक लीडर्स को अरेस्ट किया गया। पुलिस ने इस प्रदर्शन को खत्म करने के लिए टीयर गैस और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया। तो जो प्रोटेस्टर्स थे वो भड़क गए और वो रॉक्स और मोलोटोव कॉकटेल का इस्तेमाल करने लग गए। ये जो प्रोटेस्ट था ये और वायलेंट होता हुआ चला गया, जिसमें 40 से भी ज्यादा लोग घायल हुए और 5 से भी ज्यादा मौतें हुई। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का अगर हम माने तो 1982 से लेके 2000 तक 7 बार बोलिविया ने अपने देश में इमरजेंसी लगाई। 9 अप्रैल 2000 में अचाची एक शहर में जो सोल्जर्स होते हैं वो रोड ब्लॉक्स को खोल देते हैं, मतलब रोड्स को खोल देते हैं और ओपन फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें 2 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें से एक टीनेज बॉय होता है। कि लोग होते हैं वो और ज्यादा भड़क जाते हैं और वो अपने ही वेपन्स ले आते हैं और ये क्लैश इतना वॉयलेंट हो जाता है कि जो बटालियन के कमांडर और जो कैप्टन होते हैं वो भी घायल होते हैं। और प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इतने चरम पे होता है कि उधर के जो कैप्टन होते हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उनके बेड से घसीट लिया जाता है और उन्हें पीट पीट के मार दिया जाता है जिस वक्त वो एडमिट थे। और मारने के बाद आप गुस्सा देखिएगा कि उसकी बॉडी को डिसमेंबर्ड किया जाता है। 9 अप्रैल 2000 में 800 से भी ज़्यादा जो पुलिस वाले जो कि हड़ताल पे जा चुके थे उनको सरकार की तरफ से यह आदेश दिया जाता है कि उनकी सैलरी 50% बढ़ा दी जाएगी अगर वो अपनी स्ट्राइक और प्रोटेस्ट दोनों खत्म कर दें। लेकिन इसके बाद जो आर्मी के सोल्जर्स होते हैं वो हड़ताल पे उतर आते हैं कि ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है, जब पुलिस वालों की सैलरी बढ़ाई गई है तो हमारी भी सैलरी बढ़ानी चाहिए। कि अब इस प्रोटेस्ट के अंदर टीचर्स भी कूद जाते हैं, जो हड़ताल पे चले जाते हैं सिर्फ अपनी
अपनी सैलरी इंक्रीज के लिए। स्टूडेंट्स पुलिस के खिलाफ फाइट करने लग जाते हैं। देश की हालत इतनी बदतर हो जाती है, जिस देश में 9 राज्य होते हैं और 9 में से 5 राज्यों को एक दूसरे से काट दिया जाता है। और उसी के बाद टेलीविजन पे एक रिकॉर्डिंग ब्रॉडकास्ट की जाती है, जिस रिकॉर्डिंग में जो बोलिवियन आर्मी के जो कैप्टन होते हैं वो ओपन फायरिंग करते हैं पे, और कई सारे लोग घायल भी होते हैं। और उनका एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट के मुंह पे लाठी मारते हैं और उस स्टूडेंट की मौत हो जाती है। जिसके बाद क्या होता है आप खुद सोच सकते हो। और पुलिस ऑफ जो फोर्सेस होती है वो साफ कह देती सरकार को कि हम आपकी सिक्योरिटी की गारंटी नहीं ले सकते। और सारे अधिकारी, मंत्री और नेताओं को कोचाम्बा से सेंटा क्रूज शिफ्ट किया जाता है। और 4 दिन बाद ऑस्कर ओलिवेरा बोलिविया की सरकार के साथ एक पैक्ट साइन करती है, जिस पैक्ट में ये होता है अगुआ डेल सीनियर को अबॉलिश किया जा रहा है और लॉ 2029 को खत्म कर दिया जा रहा है। और 11 अप्रैल 2000 को ये पूरा कानून चेंज कर दिया जाता है। ये डिमांड की जाती है कि जितने भी प्रदर्शनकारी है उन्हें छोड़ दिया जाए। प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर को खत्म कर दिया जाता है, लेकिन जो कंपनी सू कर देती है बोलिविया की सरकार को। लेकिन लेटर ऑन 2006 में इसको भी सेटल कर दिया जाता है। सरकार समझाती है कि ये कोई सरकार ने नहीं किया, ना सरकारी एक्ट ने, ये तो लोग थे जिन्होंने आपका बॉयकॉट कर दिया। लेकिन एक चीज जो देखी गई थी कि चाहे भले इतना बड़ा प्रदर्शन हो गया, इतना बड़ा आंदोलन हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी बोलिविया के कोचाम्बा में जो पानी की कमी है वो आज भी है। को एज एग्जांपल देते हुए ऐसा ही सेम टू सेम प्रोटेस्ट ला पास में भी हुआ था, अगुआ दी इल्लुमानी, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। ये एक फ्रेंच कंपनी के खिलाफ हुआ था। आई होप आप समझ गए होंगे कि कोचाम्बा की जो पूरी वाटर वार थी वो क्या थी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।